Good morning, students. We were discussing our chapter Laws of Motion. In that, we have discussed the last topic that was the fictitious force, right, or the pseudo force. In that, we have discussed the force which is actually not acting on any body, but it seems that a kind of force is being acting on one body. That kind of force is said to be the fictitious force, right? Now today we are going to start this next section of the chapter. In this section we are going to discuss about the friction. We all are familiar with the term friction. हम इस term से familiar हैं, आपने previous classes में पढ़ा भी होगा. That what do we mean by friction? That thing you might have studied. So friction जो है वो एक तरह का force होता है, right? ये चीज तो आपको पता ही है. वी कैन से दैट जब भी कोई बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मोशन करती है तो जो पहली बॉडी है, सपोज ये एक सरफेस है जिस सरफेस पर ये एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है, मोशन कर रही है, राइट? तो इस पहली बॉडी और इस सरफेस के बीच में एक फोर्स लगेगा जो कि इस बॉडी को इस पाथ पर मूव करने से अपोज करेगा, राइट? तो एक ऐसा फोर्स जो कि एक ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस पे मूव करने से रोकता है, उसको रेजिस्ट करता है, दैट काइंड ऑफ फोर्स इज सेड टू बी द फ्रिक्शनल फोर्स, राइट? एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर अगर स्लाइड कर रही है या रोल कर रही है तो पहली बॉडी का दूसरी बॉडी पर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना जिससे कि वो उसके पाथ को रेजिस्ट करे, उसको रोके, उसको हम बोलेंगे द फ्रिक्शनल फोर्स, राइट? So the force acting between the two bodies which are in contact with each other is said to be the frictional force. I hope this must be clear to all of you. जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. सपोज अगर बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. Here the small f is representing the frictional force, right? And this arrow is representing the direction of motion. तो जो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन होता है वो जस्ट अपोजिट होता है एज कंपेयर टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स. नाउ अगर हम डिस्कस करें कि इस फ्रिक्शन का कारण क्या होता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ द फ्रिक्शन, राइट? क्यों एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपोज करती है, एक बॉडी दूसरी बॉडी के मोशन को अपोज करती है व्हेन इट इज ट्राइंग टू स्लाइड और रोल ओवर द अनदर सरफेस. सो फ्रिक्शन के क्या कॉजेज होते हैं? सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो जो फ्रिक्शन का कॉज होता है दैट इज द इररेगुलरिटीज. हर एक सरफेस में कुछ ना कुछ इररेगुलरिटीज होती हैं. दैट इज द मेजर कॉज ऑफ फ्रिक्शन. एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज एक टेबल है और यहाँ पर एक डस्टर रखा हुआ है, राइट? तो एक टेबल और एक डस्टर, इसको अगर हम नॉर्मली देखते हैं तो हमको काफी स्मूथ लगता है, लेकिन अगर मैं इसको माइक्रोस्कोपिकली देखूं तो ये जो दोनों सरफेसेस हैं वो स्मूथ नहीं है, और माइक्रोस्कोपिकली अगर हम देखेंगे तो उनमें कुछ इररेगुलरिटीज हैं लाइक दिस, राइट? जब हम किसी भी चीज को माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो वहां पे हमको समझ में आता है कि कोई भी सरफेस प्लेन एंड स्मूथ नहीं है. हर सरफेस में कुछ ना कुछ इररेगुलरिटीज हैं, कुछ ना कुछ अनइवननेस है, राइट? तो जो इस अनइवननेस के कारण ये जो रिजेस एंड वैलीज फॉर्म हुई हैं वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आती हैं, और यहाँ पे ये जो गैप्स आ रही हैं उनमें उनको जो मोशन है उसमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब एक रिज दूसरी वैली के साथ सुपर इम्पोज होता है तो वहां पे उसका जो मोशन है वो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, राइट? सो इस कारण इस डस्टर को इस टेबल पर मूव करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. एंड फ्रिक्शन क्यों हुआ? क्योंकि इररेगुलरिटीज थी. अगर कोई सरफेस बिल्कुल प्लेन पॉलिश्ड हो माइक्रोस्कोपिकली तो उस केस में जो फ्रिक्शन होगा दैट विल बी जीरो, और वहां पर अगर आपने किसी बॉडी को एक बार स्लाइड कर दिया तो वो हमेशा चलती रहेगी, कभी भी नहीं रुकेगी, राइट? तो अगर हम एक फ्रिक्शनलेस प्लेन बना पाए, एक इतनी स्मूथ सरफेस बना पाए जहां पे बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं हो,
तो वहां पे जब आप एक बार किसी एक बॉडी को अगर आपने मूव कर दिया तो वो हमेशा चलती रहेगी, इट विल नेवर स्टॉप, राइट। सो पहला रीजन तो हो गया इररेगुलरिटीज। इसका एक और रीजन होता है, दैट इज द एटम्स, राइट। कैसे वो समझते हैं। अगेन द सेम थिंग, हमने एक डस्टर और एक टेबल मान ली। तो जब टेबल और डस्टर आपने माना है तो इसके आउटर मोस्ट सरफेस पे कुछ एटम्स हैं डेफिनेटली। ये डस्टर के एटम्स और ये टेबल के एटम्स। तो यहाँ आउटर मोस्ट सरफेस पे जो एटम है वो एक एटम दूसरे एटम से जब टकराएगा, उनके बीच में कोलिजन होगा, उनके बीच में जो मोशन है वो जो है वो डिस्टर्ब होगा। तो इसके कारण, इस डस्टर के कारण इस टेबल पर जो फोर्स लगेगा दैट इज सेड टू बी द फ्रिक्शनल force, right? So when the motion of a duster is getting affected due to the atoms, then the frictional force will act on the two surfaces, right? So these are the two causes of the friction. Now we are going to discuss the types of friction. ये जो friction है उसके भी कुछ types होते हैं. What are these types? Let us go through that. So how many types of friction are there? Let us see this. Types of friction. So basically अगर हम देखें तो हमारे पास दो types of friction होते हैं. First one is the internal friction and the second one is the external friction. तो जो फ्रिक्शन है वो दो टाइप का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनको विथ एग्जांपल हम समझते हैं कि इंटरनल फ्रिक्शन क्या होता है और एक्सटर्नल फ्रिक्शन क्या होता है, राइट। तो फ्रिक्शन का मैंने वो मतलब बताया कि जब दो बॉडीज एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड या रोल करने की कोशिश करे, मतलब उसके ऊपर मूव करने की कोशिश करे, तो उनके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स, जो फोर्स लगेगा, जो उसके मोशन को रेजिस्ट करेगा, दैट फोर्स इज सेड टू बी द फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। ये कब? जब दो बॉडीज हैं हमारे पास। सपोज हमारे पास एक ही अगर बॉडी हो तो उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स कैसे वर्क करेगा वो समझते हैं। तो अगर कोई एक ही बॉडी वो बहुत सारे एटम से मिलकर बनी है तो उसके एटम्स भी रैंडमली जो है वो मोशन में होंगे। सॉलिड की केस में बात करें तो सॉलिड में मोशन उतना नहीं होता है, लेकिन अगर मैं लिक्विड और गैसेस की बात करूं तो लिक्विड और गैसेस में जो एटम्स हैं वो भी कंटिन्यूअसली मोशन में हैं, राइट। तो सिंस दो एटम्स कंटिन्यूअसली मोशन में हैं, एक लिक्विड सरफेस, एक लिक्विड मैंने कंसीडर किया, ये एटम्स हैं जो कि कंटिन्यूअसली मोशन में हैं, तो ये एटम्स के बीच में भी कोलिजन्स होंगे और ये जो एटम है उनके बीच में भी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, राइट। तो जब किसी बॉडी के ही, मतलब एक ही बॉडी है, उसी के एटम्स के बीच में अगर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है तो दैट फोर्स इज सेड टू बी द इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स, राइट। और इसी का जस्ट उल्टा, अगर आपके पास दो बॉडीज हैं, एक टेबल और एक डस्टर, तो जब दो बॉडीज आपके पास होंगी और उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स इज सेड टू बी द एक्सटर्नल फोर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास दो बॉडीज हैं और इंटरनल में आपके पास केवल एक ही बॉडी थी और उसी के एटम पर जो फोर्स था वो अप्लाई हो रहा था। तो आई होप द डिफरेंस इज क्लियर। इंटरनल में एक ही बॉडी, उसी के एटम के बीच में फ्रिक्शन, और एक्सटर्नल तो जस्ट आपको पता ही है दो बॉडीज होंगी, दोनों के बीच में जब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसके कारण जो फोर्स लगेगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, दैट इज सेड टू बी द एक्सटर्नल फ्रिक्शनल फोर्स। अब एक्सटर्नल में भी अगर हम समझें तो एक्सटर्नल दो टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन and kinetic friction. So we have three types of external frictions as well, static, limiting और kinetic. वन बाय वन समझेंगे सब क्या होते हैं। उसके पहले इंटरनल रिफ्लेक्शन का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमने डिस्कस किया कि एक वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा, ऑल्सो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में ये पानी की एक लेयर, राइट। सिमिलरली ये पानी की दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, ये चौथी लेयर, इस तरीके से लेयर बाय लेयर जो है वो डिपॉजिटेड है, राइट। अब पानी में ऑब्वियसली मोशन हो रहा है, जो पानी है वो रेस्ट में तो है नहीं,
तो जब पानी में मोशन हो रहा है, इसका मतलब ये जो लेयर्स हैं वो एक सर्फ मतलब ये ऊपर वाली जो लेयर है वो नीचे वाली लेयर के ऊपर मूव कर रही है। सिमिलरली ये जो थर्ड वाली लेयर है वो सेकेंड वाली लेयर के ऊपर मूव कर रही है, फोर्थ वाली थर्ड वाली के ऊपर मूव कर रही है। तो इसका मतलब इनमें जो लेयर्स हैं उनके बीच में मोशन हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इनके बीच में मोशन हो रहा है तो उस मोशन को रेजिस्ट करता हुआ एक फोर्स भी लगेगा, दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स एंड दैट इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द इंटरनल फ्रिक्शन। और लिक्विड्स में ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। मतलब सॉलिड में तो हम उसको फ्रिक्शन बोल देते हैं, लेकिन लिक्विड में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, जो अपोजिंग फोर्स लगता है, उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, राइट। विस्कोसिटी को अगर हम हिंदी में समझें तो उसका सिंपल सा मतलब होता है गाढ़ापन। कोई लिक्विड कितना ज्यादा विस्कस है, मतलब कितना ज्यादा गाढ़ा है, इस पे डिपेंड, इससे हम पता लगा सकते हैं कि उनके लेयर्स के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ज्यादा है या कम है। एग्जांपल से समझे तो जो वाटर है वो कम विस्कस है एज कम्पेयर टू ऑयल, तो वाटर की लेयर के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो ऑब्वियसली कम होगा एज कम्पेयर टू ऑयल, राइट। मतलब जो वाटर की लेयर्स हैं वो इजीली मूव कर पाएंगी और जो ऑयल की लेयर है वो इजीली मूव नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि उनके बीच में विस्कस फोर्स ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा गाढ़े हैं, ज्यादा डेंस हैं, राइट। सो आई होप दिस थिंग मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस पर बेस्ड हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट भी है, दैट एक्सपेरिमेंट ऑल्सो वी विल डू। नाउ अगर हम समझे स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। सो स्टैटिक, जैसा कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है, समथिंग विच इज इन रेस्ट, राइट। सो व्हेन समथिंग विच इज इन रेस्ट, और उस केस में अगर फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा है तो दैट काइंड ऑफ फोर्स इज सेड टू बी द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक टेबल कंसिडर की और इस टेबल के ऊपर मैंने एक डस्टर या एक बुक रखी है, राइट। अब ये जो बुक है वो इस टेबल के ऊपर रेस्ट में रखी हुई है, कहीं भी मूव नहीं कर रही है। तो जब ये मूव नहीं भी कर रही है और ये रेस्ट में है, उस समय भी इस बुक पर, इस टेबल और इस बुक और इस टेबल के बीच में एक फोर्स वर्क कर रहा है एंड दैट फोर्स इज द फ्रिक्शनल फोर्स। और वो कैसा फ्रिक्शनल फोर्स होगा? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। सिंस ये दोनों चीजें रेस्ट में है और जब दो चीजें रेस्ट में होती हैं उस समय उनके बीच में जो फोर्स वर्क करता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, या जो फ्रिक्शन होता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। I hope this thing must be clear to all of you. Static friction. Similarly, limiting friction. अब limiting friction का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। सपोज ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर ये बुक है, मैं इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया और उनके बीच का फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हुआ, तो क्या होगा? ये जो बुक है वो मोशन करने लग जाएगी, राइट। तो वो पॉइंट, जिस पॉइंट पर ये बुक अपना मोशन जस्ट स्टार्ट करने वाली है, उस समय जो फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करेगा इस बुक के ऊपर उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स या लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट। सो जस्ट एट दैट टाइम, उस समय जब ये बुक अपना जस्ट मोशन स्टार्ट ही करने वाली होगी या कोई भी ऑब्जेक्ट अपना जस्ट मोशन स्टार्ट करने वाला होता है, उस समय जो फोर्स लगता है दैट इज सॉल्ड टू बी द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स या लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट। So when a body is just about to commence its motion, just about to start its motion, at that moment of time किसी body पर जो frictional force लगेगा, that force is said to be the limiting frictional force or the limiting friction. I hope this thing must be clear. And the third type of force that we are going to discuss is the kinetic friction. So as its name suggests, kinetic का मतलब होता है when something is in motion, right? So जब कोई चीज motion में होगी, उस समय जो फोर्स लगेगा दो बॉडीज के बीच में, उसको हम बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। सो एक बॉडी, उस बॉडी के ऊपर अगर एक कोई चीज स्लाइड कर रही है या रोल कर रही है, उस समय जो फ्रिक्शनल फोर्स उनके होने के बीच में वर्क करेगा, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स या द काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन को भी आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। इट इज, one is the sliding friction and the second one is rolling friction. So what do we mean by these two terms, that is the sliding friction and rolling friction? That thing we are going to see here. So kind of आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा that what do we mean by sliding
सो जब कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है, राइट, स्लाइड और रोल का जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर होगा। सपोज ये कैप है और ये मार्कर है, ये इस सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रही है, राइट। तो इस समय जब कोई बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रही होती है, उस समय जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड द स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। सपोज अगर कोई बॉडी एक बॉल है जो ग्राउंड पर रोल कर रही है, तो उस समय जब वो रोल कर रही है उस समय जो फोर्स लगेगा दैट इज सेड टू बी द रोलिंग फ्रिक्शन। एंड हम डिस्कस करेंगे कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में और रोलिंग फ्रिक्शन में क्या डिफरेंस होता है। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे स्लाइड कर रहा है तो क्या डिफरेंस होगा एज कम्पेयर टू अगर वो सरफेस पे रोल कर रहा है उससे। और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे कंसेप्ट जो हैं वो हम लोग समझेंगे कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या और रोलिंग फ्रिक्शन का जो मतलब होता है वो क्या होता है। ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन डिटेल इन दिस चैप्टर, राइट। नाउ एक चीज और हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, दैट इज द लॉज ऑफ फ्रिक्शन। जब भी फ्रिक्शन होता है दो सरफेसेस के बीच में, तो वो कुछ लॉज को फॉलो करता है। देयर आर सर्टेन लॉज दैट हैज टू बी फॉलोड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन के ये जो लॉज हैं वो क्या हैं, दैट थिंग वी विल डिस्कस। द फर्स्ट वन इज जब भी किसी सरफेस पर फ्रिक्शन लग रहा है तो वो जो फ्रिक्शन होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स, राइट। नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स क्या होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस यहाँ पे और बता देता हूँ। ये एक सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट का वेट हमने मान लिया W इज इक्वल्स टू mg। और आपको पता है कि जितना नीचे की तरफ फोर्स लगता है उतना ही ऊपर भी फोर्स लगता है। तो जब नीचे कोई फोर्स लग रहा है उतना ही ऊपर फोर्स लगा, तो इसको हम बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स एंड दैट इज डिनोटेड बाय जनरली बाय R, राइट। सो किसी बॉडी के, और ये जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, उस बॉडी के वेट के बराबर। तो जो नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स होता है दैट इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड which is equals to the weight of the body, that is W is equals to mg। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई बॉडी जितनी ज़्यादा हैवी होगी, जितनी ज़्यादा भारी होगी, उस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उतना ही ज़्यादा लगेगा। सिंस उस बॉडी का मास ज़्यादा है सो उसका वेट ज़्यादा, और जब वेट ज़्यादा तो रिएक्शनल फोर्स भी ज़्यादा, और जब रिएक्शनल फोर्स ज़्यादा तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो इसको हम ऑब्वियसली एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि कोई बॉडी जितनी ज़्यादा भारी होगी उसको आपको स्लाइड करना या रोल करना उतना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, राइट। यहाँ से आपके पास एक रिलेशन आता है F इज इक्वल्स टू न्यू आर, राइट। व्हाट इज दिस न्यू हियर, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इन द फर्दर टॉपिक्स। अभी के लिए हम सिर्फ इतना समझेंगे कि ये जो न्यू है दैट इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जो कि F और R के बीच में आपको रिलेशन बता रहा है, राइट। नाउ सेकेंड लॉ ये बोलता है, सेकेंड लॉ जो मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, सेकेंड लॉ ये बोलता है कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होगा वो जस्ट अपोजिट होगा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो जिस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो वर्क करेगा, राइट। सो द फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट इन द डायरेक्शन जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। Now the third rule of the third law of friction is that कि कब जिन भी दो बॉडीज के बीच में कोई फोर्स लग रहा है तो वो उनके एपेरेंट एरिया के इंडिपेंडेंट होगा। मतलब कि सपोज दो बॉडीज कांटेक्ट में है इस तरीके से, तो उनका कितना एरिया कांटेक्ट में है इस चीज पर डिपेंड नहीं करता है कि कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। मतलब चाहे उसका एरिया उसका कम एरिया जो है कांटेक्ट में हो दूसरी सरफेस से, उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना लग रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ज़्यादा सरफेस कांटेक्ट में है तो ज़्यादा फ्रिक्शन, या कम सरफेस कांटेक्ट में है तो कम फ्रिक्शन, ऐसा कुछ नहीं है। जो फ्रिक्शन होगा दैट विल बी इंडिपेंडेंट
of the apparent area of the two bodies, right? So we can write friction is independent of cross sectional area of the bodies, right? तो जो बॉडीज है उनके एरिया के इंडिपेंडेंट होगा जो फ्रिक्शनल फोर्स दोनों के बीच में लग रहा है वो। नाउ एक चीज और कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इस पे भी डिपेंड करता है कि जो दो मटेरियल्स आपने यूज किए हैं उनकी रफनेस या उनकी स्मूथनेस कितनी है, मतलब उनका नेचर कैसा है। तो ऑब्वियसली बात है कि कोई दो ऑब्जेक्ट्स का नेचर क्या है इस पर भी डिपेंड करेगा कि उनके बीच में फ्रिक्शन कितना लग रहा है। ऑब्वियसली बात है कि सैंड पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा और आइस पे फ्रिक्शन कम होगा। अगर कोई सैंडी सरफेस होती है, डेजर्ट लैंड जो होती है, वहां पे फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा होता है नॉर्मली एज कम्पेयर टू अगर हम आइस वाली सरफेस की बात करें। एक आइसी सरफेस है, बिल्कुल प्लेन एंड स्मूथ है, तो वहां पे जो फ्रिक्शन है वो कम होगा, और जो आइस वाली सरफेस है वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा, राइट? क्योंकि वो थोड़ी सी रफ सरफेस है एज कम्पेयर टू द आइसी सरफेस। तो जिन भी दो सरफेसेस की आप बात कर रहे हो उनके नेचर पे भी डिपेंड करता है कि उनके बीच में कितना फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो वर्क कर रहा है, राइट? So these are the certain things that we have to learn, that we should know about the friction, right? In our next class, we will start discussing the derivation portion of the chapter friction. So I hope the basics of the chapter must be clear to all of you. So that's all for today's class. Thank you.